वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि तुम सब ठीक हो। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऊपर से एग्ज़ाम्स की टेंशन, बट डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो देखो, आज का जो पेपर होने वाला है ना, वो एक और पेपर है जिसका नाम है BEGC 109। फुल नेम अगर मैं बताऊँ तो ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। ये इस पेपर को आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो जिनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के, वो वाले मैं उठाऊँगी यहाँ से और उन्हीं को डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, ये जून 2022 का पेपर है, तो क्वेश्चन लगभग सेम ही आते हैं। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे, जो कि जिनके ज़्यादा चांसेस है, आई मीन, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना। ओके, अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि ना जो छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, तो मैं देखो, एक तो ये लिटरेचर है पूरा, है ना। अगर मान लो मैं पूरा लिख के दिखाऊँ आपको या टाइप करके दिखाऊंगी तो थोड़ा सा मेरे लिए ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी सी स्क्रीन पर इतना सारा काम होता नहीं है। बट मैं एक काम करूँगी, मैं हेडिंग्स लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पर हर टॉपिक की हेडिंग लिख दूँगी, उनका थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी तो देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में इतना सारा काम हो भी नहीं सकता, और वो कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी और तुम लोग भी बोर हो जाओगे उस इतनी बड़ी वीडियो को देखकर। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना भी तो है, खाली वीडियो थोड़ी ना देखनी है। तो ये था, छोटी सी एक अपील थी आप लोगों से। तो मैं कोशिश करती हूँ आज, एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला, सजेस्ट किया है एक्चुअली, तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, देखो लिटरेचर तो इतना वास्ट होता है ना, तो उसको कितना लिखेंगे। तो मैं मेन पॉइंट्स लिख दिया करूँगी, और आप जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी, बट आगे तो आपको ही करना है ना सारा काम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 1500 वर्ड्स। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट नोट का आएगा, और ये हर साल ये पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, इसमें से किसी दो पर लिखना है और 1500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। था कि एलिजी वॉज अ सेंट्रल जेनर ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्रेस लॉस। ठीक है, एंड it was often associated with the idea of reflective mind. ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो ये जो एलेगी था, ये जो एक कविता थी, ये शोकगीत कविताओं की एक केंद्रीय शैली थी, जो किसको व्यक्त करती थी, हानि को, या फिर जो जो चिंतनशील मन होते हैं ना, जो ऐसे ब्रेन जो हमेशा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव माइंड, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, उनके विचारों से जुड़ी होती थी। तो ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, मतलब एलिगी के बारे में। और जो डेफिनेशन है, फर्स्ट इसको डेफिनेशन में अगर मैं बताना चाहूँ, तो जो एक ऐसी एक शोक गीत, एक ऐसी कविता या एक ऐसी पोएम जो वही सेम है, लॉस को व्यक्त करती है और रिफ्लेक्टिव माइंड को व्यक्त करती है। लॉस या फिर हानि या फिर क्षति बोलते हैं जिसको, जो इन चीज़ों को व्यक्त करती है। और ये क्या होता है कि प्राय किसी जो हमारे जो नॉन होते हैं, या फिर जो नियर डियर होते हैं, या फिर सार्वजनिक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में ये होती है। लेकिन ये किसी भावना या रिश्ते के ख़त्म होने के बारे में नहीं होती। मतलब ये जो है, ये थिंग से जुड़ी हुई है, ह्यूमन से या किसी भी चीज़ की हानि से। बट ये ना वो चीज़ नहीं है कि मान लो कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई, या फिर कोई जैसे कोई रिलेशन ही ख़त्म हो गया, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी फ्रेंड से, मान लो आपकी लड़ाई हो गई किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, और वो आपने उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है फ्रेंडशिप करने की, कि आपके अच्छे अच्छे दोस्त हों, वो नहीं ख़त्म होता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ओरिजिन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, या इसका मूल क्या था। तो ये जो एलिजी शब्द है, ये एलेगो से आया, जिसका अर्थ होता है रोना या विलाप करना। ठीक है, विलाप करना या लेमेंट, जैसे बोलते हैं विलाप करना या रोना। फीचर्स क्या थे इसके बारे में, इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं अगर बताना चाहो, तो जो शोक गीत होते हैं ना, अक्सर दोहे के रूप में लिखे जाते थे, जिसमें जो अबाब तुक योजना होती थी, जिसको बोलते हैं ना ABAB, राइमिंग पैटर्न। ठीक है, नोटेबल एग्जाम्पल्स, अगर आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहो उल्लेखनीय, मतलब जो मेन एग्जाम्पल थे, तो जो थे, जो जॉन मिल्टन थे, एक तो जॉन मिल्टन एंड
जिन्होंने 17th सेंचुरी में कौन सी पोएम लिखी थी? लिसिडास। याद है ना सबको? तो वो क्या था कि जो देहाती, जो रूरल शोक गीत की एक इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल के रूप में इसको माना जाता है। तो थॉमस ग्रे जो थे, मैं लिख देती हूँ, थॉमस ग्रे, इन्होंने जो LG रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इस पर तो पूरा ही लिखा हुआ है ना, इन्होंने पूरा एक प्रसिद्ध बहुत फेमस जो है शोक गीत इन्होंने लिखा हुआ है। फिर रेलिवेशन क्या है इसका? रेलिवेशन बाय रोमांटिक राइटर्स, कि जो रोमांटिक राइटरों द्वारा इसको इनका इसका मूल्यांकन किस तरह से किया उन्होंने, जो रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने इसका किस तरह से इसको जांचा परखा, किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया। तो जो रोमांटिक राइटर्स थे ना, उन्होंने शोक गीत का जो है एक तो रिवैल्यूएशन किया, और उनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटिंग्स थी उसकी भावना को संबोधित किया गया, उसकी हानि को संबोधित किया गया, जो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु से ही जुड़ी नहीं होती है। मृत्यु भावनाओं की भी होती है, मृत्यु विचारों की भी होती है। ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी। ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, इसका मतलब क्या है कि द एलेगी वॉज बिकम या फॉर्मल और इफेक्टिव सिग्नेचर ऑफ जो गीतवाद था, जो लिरिसिज्म इन रोमांटिसिज्म, मतलब जो गीत वगैरह होते थे ना, जो जिसको आप हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ तो गीतात्मकता। ठीक है, गीतात्मकता इज़ द राइट वर्ड। गीतात्मकता का एक औपचारिक और भावनात्मक साइन बन गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलेगी। फिर दूसरा है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड क्या था? लिरिकल बैलेड वो था एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ये आपको याद है ना, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, इन दोनों का एक कलेक्शन था। ठीक है, और जिसमें लिखा क्या था कि द मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। अगर मैं बोलूँ तो ये था एक जिसने इंग्लिश रोमांटिक आंदोलन, जो रोमांटिक मूवमेंट होते हैं ना, मूवमेंट नहीं मूवमेंट्स, उनकी शुरुआत की थी। शुरुआत को, या फिर ये कह सकती हो जो रोमांटिक मूवमेंट था उनको चिन्हित करता है, ये साइन करता है उन चीज़ों को। तो ये राइटर, पहले आप लिखना कि इसके राइटर कौन कौन से थे इसमें। ये जो लिरिकल बैलेड था इसमें था वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, ये दोनों थे। और इन्होंने इस पर काम किया था, जिसे पब्लिश कब किया गया था? 1798 में पब्लिश कर दिया गया था इस पूरे संग्रह को। ठीक है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने जो मोस्टली जो पोएम्स हैं उनको, उसमें जो था अधिकांश जो जितनी भी कविताएं थी उनको वो तो लिखी थी, लेकिन जो कोलरिज का योगदान था, मतलब कहने का ये है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इनका तो पोइट्री लिखने में था ही मेन कंट्रीब्यूशन था, बट जो एस.टी. कोलरिज थे इनका भी कुछ कम प्रभावशाली नहीं था, जिसकी वजह से क्या था, जो रोमांटिक मूवमेंट में एक जो है आप कह सकते हो कि वज़न आ गया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट में अगर आप लिखोगे कि, फिर सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें थीम, इस जो ये जो लिरिकल बैलेड था, जो पोएम के संग जो एक ऐसा बंच ऑफ पोएम्स कह सकते हो या कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसका थीम क्या था इन चीज़ों का? तो जो लिरिकल बैलेड्स होती है ना, इनमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे मेन ये तो सेंट्रल चीज़ होती है, प्रकृति की खूबसूरती और भावनात्मक अभिव्यक्ति हो गई। और जो आम लोगों के जीवन पर जो जोर दिया गया है ना इसमें, जैसे कि आम लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है, तो वो पहले की जो कविताएं होती थी ना, इनसे पहले जो 17th सेंचुरी से पहले की जितनी भी जो एरा था, उसमें क्या था, जो पोएम्स होती थी उनको अलग ही जो टफ क्रिएशन होता था ना, या फिर कठोर संरचनाएं बोल दो या टफ से बोल सकते हो आप, उससे अलग हो गए थे वो लोग। ये थीम जो है अलग हो गई थी। स्टाइल अगर बोला जाए कि स्टाइल क्या था, क्या शैली थी, हिंदी में भी लिख देती हूँ शैली, इन पोएम्स की क्या शैली थी। तो देखो, जो कविताएं होती है ना उनमें एक तो सामान्य भाषा का, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, और जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है, जो हम लोग जैसे व्यक्तिगत अपनी भावनाएं, अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो वर्ड्सवर्थ का जो उनका मोटो था ना ऐसी कविताएं लिखने का, वो था एक रोज़मर्रा की भाषा में
जो लेखनी थी, जो उनकी शैली थी, वो एक रोज़मर्रा की भाषा वाली होनी चाहिए जिसे ना हर कोई आसानी से समझ सके। वो टफ लैंग्वेज यूज़ करना नहीं चाहते थे। ठीक है। रेस्पॉन्स टू न्यू क्लासिकल एरा, जो एक नया क्लासिकल एरा रहा था उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो जो ये जो था आपका लिरिकल बैलेट जो था, इसमें जो ये क्लासिकल एरा था उसकी, ठीक है, जो उनका रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था। जो 1660, ये डेट याद रखना, 1660 से 1798 तक का माना जाता है। ठीक है। तो जो क्लासिकल एरा जो था वो इस टाइम जो पोएम्स लिखी जा रही थी उनकी भाषा और टफ जो एक उसके काव्य रूप बोल सकते हो उसमें, उसके द्वारा उसको मतलब परिभाषित करता है एक तरह से। या फिर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो न्यू क्लासिकल पोएट्री वॉज डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ डेकोरेटेड लैंग्वेज एंड रिजिड पोएटिक फॉर्म। ठीक है, पोएटिक फॉर्म। फिफ्थ आ जाएगा कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूशन, कि जो कॉलरिज था उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन सब में। तो उनका ये था कि कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कलेक्शन इंक्लूडेड, उन्होंने क्या लिखा था, इनके अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उन्होंने द रिम ऑफ द एंशिएंट मरीन, आपको याद होगा, द रिम ऑफ द एंशिएंट मरीन, ये उन्होंने लिखा था। ये इस राइटिंग की वजह से ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट थी इनकी कुबला खान। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो हिज पोएट्री ऑफन एम्प्लॉयड विविड इमेजरी, सिम्बोलिज्म एंड अ ड्रीम मिल्क क्वालिटी। कहने का मतलब है कि जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था कॉलरिज का, वो एक तो इमेजिनेशन, सिम्बोलिज्म मतलब प्रतीकात्मक प्रतीकों को यूज़ करते थे, वो सिंबल्स को यूज़ करते थे, और ड्रीमी जैसी ना एक क्वालिटी चाहते थे वो अपनी राइटिंग में। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके। अपने राइटर्स लिखना है, थीम्स बतानी है, इसकी थीम बतानी है, स्टाइल क्या शैली थी इसकी, लिरिकल बैलेट की, रिस्पॉन्स टू न्यू क्लासिकल एरा, ये जो नया जो क्लासिकल एरा आ रहा था इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिस्पॉन्स था इनका, और कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन बताना है आपने, बस इतना सा। ठीक है। फिर है आपका टिंटन एबे, इम्पोर्टेंट है, ये करके जाना, इसको छोड़ना मत। तो टिंटन एबी क्या था, क्या चीज़ है ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो जो टिंटन एबी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम की लाइनें हैं, ये किन्होंने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है। जो कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव, यहाँ तक हो गया, जो ब्रिटिश रोमांटिक साहित्य में एक इम्पोर्टेंट राइटिंग है उनकी। तो जो टिंटन एबी है इज़ अ की वर्क इन ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर का ये एक की पॉइंट है टिंटन एबी, जिन वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा ये। इसका मेन थीम क्या है कि ये प्रकृति और ह्यूमन जो मानव है ना, उनके बीच संबंधों को डिस्क्राइब करता है ये पोएम। और ये जो पहले जो कविताएं लिखी जा चुकी है ना, और जो रोमांटिक जो आदर्श थे उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोएम है ये ह्यूमन और नेचर इनके बीच, या फिर ये बोल सकते हो कि जो नेचर का जो मानव मन, ह्यूमन के जो मन है ना, मानव मन, उस पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ये कविता बताती है। ठीक है। और इसके बारे में विचार जो किया गया उसके बाद जितने भी नए पोएट आए या जो भी नए रोमांटिक कवि आए, तो उन्होंने उसको आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो इसके हम पहले थीम की बात कर लेते हैं कि थीम क्या है इस पोएम की थीम क्या है, मतलब क्या सब्जेक्ट है, क्यों लिखी गई और किस चीज़ पर ये लिखी गई है। तो ये जो मेन इसका थीम है ना, ये है एक तो नेचर लव, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रकृति के प्रति प्रेम। ठीक है। और मेमोरी, जैसे यादें, स्मृतियाँ बोलते हैं जिसको, और लेम। ठीक है। उदारता के विषयों के बारे में बात करती है। तो ये इस बात पर भी जो है थोड़ा सा फोकस रहता है इस पोएम का कि जो प्रकृति मन है, जो प्रकृति जो है हमारी, जो नेचर है, वो हमारे मन को जो मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो भावनाएं हैं ना, जो हमारे मन में जितनी फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, उनको एक सही ट्रैक देती है। ठीक है। सही दिशा की ओर अग्रसर करती है, या बोल सकते हो कि गाइड करती है, निर्देश देती है। ये इस पोएम का थीम हो गया। फिर स्ट्रक्चर, संरचना,
इस पोएम की जो इसमें जो नैरेटर जो बोल रहे हैं ना, जो उन्होंने बोला है, वो कभी कभी प्रकृति की जो नेचर की जो वो है ना कि गूढ़ उनकी जो रूट्स हैं, प्रकृति की जो रूट हैं, वो एक इसने ना अपनी जैसे सिस्टर होती हैं, दो दो बहनें होती हैं, उस तरह से इसको थोड़ा सा मतलब एक कंपैरिजन किया है इस तरह से। तो और उसी कंपैरिजन में वो दूसरे लोगों को क्या करता है, संबोधित करता है इन लाइंस में। ये जो कविता लिखी गई है, तो जो राइटर की जो लैंग्वेज है वो एक तो सिंपल है, सीधी है, और जो अधिकतर जो है ना वो नेचुरल वर्ल्ड तक ही सीमित है। ठीक है, एक तो सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज लिखना आप, और क्लियर लैंग्वेज लिखना। ठीक है, और जो आम बोलचाल की भाषा है ना, जो हर कोई समझ सकता है इजीली, वो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है, तो ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक इसकी क्या भूमिका रही है या इसकी क्या खूबियाँ हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि ये जो कविता है ये एक तो 1798 में लिखी गई थी, 1798 में, और इसका जो इसमें 13 जुलाई की तारीख जो वर्ड्सवर्थ की सामाजिक राजनीति का संकेत देती है, बस इतना चाहिए। मैं लिख देती हूँ 30 जुलाई जो है वो जो वर्ड्सवर्थ, ये जो वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है ना अपनी पोएम में, इसमें जो सोशल और पॉलिटिकल जो साइन के बारे में बात करता है। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल पॉलिटिक्स होती है ना, वो वर्ड्सवर्थ इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, टिंटन एबी वॉज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर पोएट्स। किन किन के लिए एक डेस्टिनेशन था, नए आने वाले पोएट्स के लिए और आर्टिस्ट्स के लिए, कलाकारों के लिए और कवियों के लिए। तो देयर वॉज ऑलरेडी अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्सेस अबाउट द एबी बिफोर द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक, इतना लिख देना। नेक्स्ट है आपका, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, अपोलोनियन एंड डायनोसियन, इसके बारे में लिखेंगे हम। एक्चुअली मैं इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और इतना आता भी नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द रोमांटिक टेंडेंसीज ऑफ कॉलिंस दैट वून द एप्रिसिएशन ऑफ एस.टी. कोलरिज, कि वो रोमांटिक टेंडेंसीज कौन सी थी जिनकी वजह से जो एस.टी. कोलरिज थे उन्होंने एप्रिसिएशन, तारीफ़ें जीती, किसकी, कॉलिंस की। ठीक है, या फिर इसको और भी सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये था कि एस.टी. कोलरिज ने ऐसा क्या काम किया था रोमांटिक टेंडेंसीज में, क्या उनका योगदान था जिसकी वजह से उनको प्रोत्साहन मिला या उनको उनकी सराहना की गई। ठीक है, ये इसका जो क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको विलियम कॉलिंस के बारे में। उनका जो लाइफ थी, जो टेन्योर था उनका 1721 to 1759, he was a transitional poet whose work showed both romantic और classical influence। मतलब वो एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताओं में रोमांटिक, ठीक है, और क्लासिकल दोनों चीज़ें होती थी, रोमांटिक एंड प्लस क्लासिकल। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का टच होता था इनकी पोएम में। तो इनकी जो टेंडेंसीज थी, जो विलियम कॉलिंस की, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देती हूँ कि जो रोमांटिक टेंडेंसीज थी वो क्या थी। पहले थोड़ा सा इसमें आप ये बताना है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम कॉलिंस जो हैं, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड रोमांटिक लिरिसिस्ट। मतलब इंग्लिश पोएट तो थे ही वो, उसके साथ साथ रोमांटिक कविताएँ लिखने वाले कवि थे। उनकी कुछ रोमांटिक टेंडेंसीज क्या थी सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में, या जो इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कॉलिंस का, तो वो कौन सी टेंडेंसीज थी, तो वो थोड़ा सा इस पर डिस्क्राइब कर लेती हूँ। एक तो हो गया लव ऑफ नेचर, इसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे। जो कोलरिज और कॉलिंस जो है ना, वो दोनों ही ब्यूटी ऑफ नेचर और लव ऑफ नेचर दोनों पर ही उनको एम्फेसाइज करते हैं इस चीज़ को। फिर सेकंड है इमेजिनेशन, कल्पनाएं के मतलब जो हम कल्पनाएं करते हैं, ब्यूटीफुल इमेजिनेशंस। तो कोलरिज और कॉलिंस जो है ना, दे वैल्यू
imagination as a gateway to spiritual truth and transcendent experience। मतलब कहने का है कि कॉलरिज और जो कॉलिंस दोनों ने ही ना कल्पनाओं को एक तो आध्यात्मिक सत्य, स्पिरिचुअल ट्रुथ, आध्यात्मिक सत्य, और जो एक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद पारलौकिक बोलते हैं, शायद पारलौकिक अनुभवों के द्वार खोल दिए, या द्वार के रूप में बोल दिया। मैं लिख देती हूँ, पारलौकिक द्वार, ठीक है, उसके रूप में इसको, मतलब इस तरह की उन्होंने इमेजिनेशन करी है दोनों ने, कि एक तो प्रकृति, द लव ऑफ नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, इस पर जोर दिया दोनों ने। और फिर दूसरा था, इन्होंने कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को, इमेजरी जो एक सेंस होती है इंसान के अंदर, उसको एक तो उस पर जोर दिया। फिर आध्यात्मिक सत्य और जो पारलौकिक अनुभव जो हम फील करते हैं ना, कि स्पिरिचुअल सेंस जो हम लोग जब कभी आएगी देखेंगे, तो उसके रूप को महत्व दिया है। दूसरा है थर्ड आ जाएगा इसमें इंडिविजुअलिज्म, मतलब व्यक्तित्ववाद। तो कॉलरिज और कॉलिंस बोथ एम्फसाइज द इंडिविजुअल, द सब्जेक्टिव एंड द पर्सनल। सब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल और इंडिविजुअल, इन तीनों चीज़ों पर जोर देते हैं वो। कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिवाद की जो भावना है उस पर ये दोनों, कॉलिंस और कॉलरिज, दोनों ही इस चीज़ पर इन्होंने जोर दिया है कि दोनों ने व्यक्ति को, व्यक्तिपरकता को, मतलब इंडिविजुअलिज्म को, और निजी, पर्सनल, ठीक है, इन चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया। फोर्थ पॉइंट है जैसे कि है इसमें एक्सोटिज्म। इसका मतलब हुआ है कि जो कॉलरिज और कॉलिंस दोनों ही किस चीज़ की तरफ आकर्षित होते थे, किस चीज़ को मतलब अट्रैक्ट करते थे, वो था एक तो रिमोट एरिया से, ठीक है, रिमोट मतलब दूरस्थ, या फिर विदेशी हो गया, और जो ये जो रहस्यमय चीज़ें होती है ना, रहस्यमय, इन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करते थे, इन चीज़ों की ओर आकर्षित होते थे ये लोग दोनों ही। तो देखा जाए तो दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, इसीलिए अप्रिशिएशन तो होगा ही जब दो कवि एक जैसे होंगे तो। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप, ड्रीम लाइक क्वालिटी। ड्रीम लाइक क्या होता है, सपनों जैसी। तो दोनों की जो कविताएं थी ना वो बिल्कुल सपनों जैसी थी। अब सपने तो, अब जब रोमांटिक सपने जो होते हैं, अगर रोमांटिक कविताओं के थ्रू अगर आप ड्रीम्स को सोचोगे तो वो कितने सुंदर होते हैं। आपने कविताओं में भी देखा है ना, जब स्कूल में थे, या किसी भी तरह की पोएम तो देखो हर एक इमेजिनरी होती है, और ड्रीम लाइक तो एक उसको उपमा दे दी गई है ना, एक सिंबल दे दिया उसको कि ड्रीमी क्वालिटी। तो दोनों का ही क्या था कि कॉलरिज और कॉलिंस, इनकी जो पोएम्स थी ना उनमें ड्रीमी गुण था, मतलब जो हम सपनों में सोच सकते हैं ना जितना सुंदर, वो क्वालिटी इनकी कविताओं में थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो एस.टी. जो कॉलरिज थे उनको दे वोन द एप्रिशिएशन ऑफ एस.टी. कॉलिंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखा जाए तो लगभग दोनों में ही सेम ही क्वालिटीज़ हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, और काफ़ी लेवल्स पर इनकी जो सोच है, जो लेखनी है, इनकी जो राइटिंग है, वो काफ़ी हद तक मैच होती है। तो यही था, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ग्रेज एलगी और टू क्वालिफाई इट एज अ रोमांटिक पोएम। देखो एलगी है ना, इसमें शॉर्ट नोट भी आया हुआ है और बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो कर लेते हैं ये जो ग्रेज एलगी टू क्वालिटी है ना, इसके बारे में इसकी कुछ विशेषताएं बतानी है कि क्या ये एज अ रोमांटिक पोएम कि जो ग्रे की जो एलगी है ना, एलगी टू क्वालिफाई, ओहो, कहने का मतलब ये है कि जो ये हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बतानी है ग्रे की एलगी के बारे में, कि क्या ये रोमांटिक पोएम की को क्वालिफाई कर पाती है, मतलब क्या इसको हम रोमांटिक पोएम बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसकी विशेषताएं बताओ कि क्यों कह सकते हैं, ये यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। देखो पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, पहले तो आप इसके लिए थोड़ा सा दो लाइनें लिख सकते हो कि दिस पोएम एम्बडीज रोमांटिसिज्म थ्रू इट्स रेवरेंस एंड रेवरेंस फॉर नेचर,
फोकस ऑन इंडिविजुअल इमोशन, ठीक है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही सारा है। रेफरेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे फोकस ऑन इंडिविजुअल, ठीक है, फोकस ऑन इंडिविजुअल इमोशन, कि हर एक के इमोशंस जो निजी इमोशन होते हैं ना उस पर जोर देते हैं। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन पीपल, बस इतना सा बताना है आपने, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। तो देखो थॉमस ग्रे की जो पोएम है ना ये एल्गी, ये कंट्री चर्च यार्ड जो आपको पता है ना इसके बारे में, इज़ कंसिडर्ड अ रोमांटिक पोएम, ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इट्स अ रोमांटिक पोएम, ओके। क्यों है रोमांटिक पोएम? बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स दिए हैं ना वो कौन कौन से हैं, एक तो रोमांटिसिज्म है, सच एज अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इस पर क्या है, इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन किया है इसमें, ठीक है, इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, ये लिख देना आप। और पेस्टोरल सेटिंग, पेस्टोरल सेटिंग, अब ये क्या होती है, पेस्टोरल को बताएंगे देहाती, रूरल। देखो यहाँ पे ना पहले तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि रोमांटिक पोएम होती क्या है। रोमांटिक पोएम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसमें जैसे फिल्मों में जो गाने होते हैं, जो रोमांटिक गाने होते हैं, बस वही सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ऐसा नहीं होता है। रोमांटिक पोएम जो होती है ना ये इसमें कुछ क्या जो होता है, जो मेन चीज़ जो होती है ना इसमें, वो क्या होता है ना कि एक तो ये रोमांटिक एरा में लिखी जाती है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई नया नहीं है। तो जो रोमांटिक एरा में लिखी जाती है सबसे बड़ी बात तो इसकी यही हो गई। दूसरा ये है कि जो इसमें एक तो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें जो कैरेक्टराइज किस तरह से करोगे आपकी ये रोमांटिक पोएम है या नहीं है, तो उसमें रिबेलियन होगा, इमोशन होंगे, ठीक है। नेचर को तो देखो ये मेन पार्ट है रोमांटिक एरा का, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म हो गया, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा। एवरीडे लैंग्वेजेस, मतलब सिंपल लैंग्वेज ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें, ठीक है। और आयरनी क्या है, लास्ट में ये भी बोल सकते हो कि ठीक है रोमांटिक पोएम्स होती हैं, एक एरा था, बट इसकी एक आयरनी ये थी कि जो रोमांटिक पोइट्री जो थी वो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था ना उसका थोड़ा सा इसके साथ जो था ये आयरनी ही थी, मतलब एक इसको कह सकते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका नेचर, ठीक है। नेचर में क्या लिखेंगे कि दिस पोएम, ये वाली, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अभी हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ना, तो वही है, ये नेचर है। फिर इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा, इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेचर के बारे में आप क्या बताएंगे, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी कि नेचर, तो दिस पोएम यूजेस नेचर एज रिसोर्सेज ऑफ सोलाइस प्लेस एंड टू फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये जो कविता है ना ये प्रकृति को एक सोलेस क्या होता है, सांत्वना देना, किसी को सांत्वना के स्रोत के रूप में। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने आप को चेक करना या अपना एनालाइज करना या आप खुद का निरीक्षण करना, है ना, उसके स्थान के रूप में यूज़ किया गया है नेचर को, प्रकृति को, ठीक है। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तित्ववाद। ये पोएम जो है ये एक तो सिंपल लिविंग, जो एक साधारण जीवन होता है ना उसमें उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं, और सभी जो जीव हैं, जो भी लोग हैं, आम लोग जो हैं, उसके जीवन की, मतलब हर किसी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर ये सेंट्रलाइज्ड है। इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन, इसमें क्या हुआ, हिंदी में मैं बोलूँ तो इसको बोलेंगे कि भावनात्मक रूप से अपना वो आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानना। तो ये जो कविता है ये उदासी और भावुकता, इसको मैं लिख देती हूँ, सैडनेस एंड इमोशनल, भावुकता से भरी हुई है। ये इसकी ना थीम है एक तरह से, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं कि इसके एल्गी कि क्यों इसको रोमांटिक पोएम माना जाता था। रोमांटिक पोएम में मेन चीज़ें क्या होती थी, नेचर उसकी पोएम्स में इंक्लूड होता था, मेन जो रूट कोज होते थे, रूट कोज नहीं मतलब
किन चीज़ों का ताना बाना होती थी रोमांटिक पोएम्स? नेचर, इंडिविजुअलिज्म, इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन हो गया और व्यक्तित्ववाद हो गया, जैसे यहाँ पे बता दिया मैंने, और पेट्रोल सेटिंग हो गई, सॉरी हाँ इसमें क्या है कि पेस्टोरल, पेट्रोल नहीं, ये पोएम इज अ सेट इन चर्चयार्ड विच इज़ अ पिक्चर ऑफ, पता नहीं है क्यों टाइपिंग में मिस्टेक हुई है इतनी। पेस्टोरल सेटिंग, पेस्टोरल क्या होता है, जो एक जैसे उसको बोल सकते हो देहाती, रूरल जो बोलते हैं ना, जहाँ एक, क्योंकि ये जो पोएम थी ये एक चर्च के उसमें, चर्च के एरिया में जो है बनी घटित हुई थी, जो एक कि काफ़ी एक मनोरम बोल लो या बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक स्थान होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसकी ये कुछ विशेषताएं थी कि जैसे कि हर रोमांटिक पोएम में होती है, हर रोमांटिक जो एरा था उसमें भी सारी यही चीज़ें थी जो कल मैंने पेपर डिस्कस किया, उसमें भी कि वही नेचर होगा, ब्यूटी ऑफ नेचर होगा, इंडिविजुअलिज्म होगा और भावनात्मक इमोशनल चीज़ें होंगी, इमोशनल एक्सप्रेशन होंगे उसमें, और पेस्टोरल सेटिंग होगी, रूरल एरिया को वहाँ पे दर्शाया गया होगा, क्योंकि थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है वो किसी भी चीज़ को जब पेस्टोरल सेटिंग जहाँ पर होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो आई थिंक कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द रिम ऑफ एन एंशियंट मैरिनर। तो ये जो पोएम है द रिम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावनाएं हैं, अच्छी खासी संभावनाएं हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेना इस पर। तो पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं इसमें, इस पोएम में, हमें वो पोएटिक डिवाइसेस बतानी है। ठीक है, तो ये हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस, मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश की है, प्लीज़ हंसना मत। ठीक है, तो पहले तो बता देती हूँ पोएटिक डिवाइसेस होती क्या है। पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ जो राइटर्स होते हैं वो करते हैं, और इनको आप बोल सकते हो कि दीज आर लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टूल्स दैट जो पोइट्स होते हैं दैट दोज यूजेस टू क्रिएट राइम, एनहेंस मीनिंग एंड एवोक इमोशंस। मतलब जो पोइट्स होते हैं ना, कवि, वो इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपनी कविताओं में एक रिदम बनाने के लिए, ताकि कविता में एक लय बने और उसका एक मीनिंग हो, मतलब मीनिंग जो है वो निकल के आए, एक अच्छा सा मीनिंग निकल के आए, एनहेंस हो मीनिंग कविता का, और एवोक इमोशंस, और जो कविता के जो इमोशंस है, पोएम के जो इमोशंस हैं वो अच्छे से एवोक हों। ठीक है, तो ये एक आपके सामने है, ये पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। कितनी तरह की पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, इससे भी ज़्यादा होती है वैसे, तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कर देती हूँ इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी होता है कुछ जो मेटाफोर्स एंड नेचुरल इमेजरी कैन एनहेंस ए पोएम्स इमेजरी, कि वो जो मेटाफोर्स होते हैं ना, या रूपक कह सकते हो, रूपक जो हम किसी को, एक जैसे रूपक अलंकार भी होता है, तो जो रूपक होते हैं ना वो प्राकृतिक कल्पनाओं में कविता की जो अपनी एक कल्पना होती है ना, उस कल्पना को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इमेजरी, इमेजिनेशन से निकला है ना इमेजरी। फिर दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बताओ तो अनुप्रास, अलंकार, अलंकारों का यूज़ किया जाता है इसमें। तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग में ना, जिनको जब हम बोलते हैं तो उनकी सेम सी धुन, मतलब एक व्यंजन ध्वनि जो बोलते हैं हम जिसको, वो सुनाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन या सी, इस तरह से जो अनुप्रास क्या होता है, जो ध्वनि का जो सेम जो बार बार रिपीट होती है ना, उसी को तो बोलते हैं ना अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, कि कुछ मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग की साउंड ना सेम सी सुनाई देती है, उनको एलिट्रेशन बोलते हैं। फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द डेलिब्रेट रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे दैट मेड ऑफ ब्रीज टू ब्लो, हैड किल्ड द ब्रो, आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्रो। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने उसे मार दिया था, या पानी बह रहा था, है ना, इस तरह से। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना किसी चीज़ का, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि मानवीकरण कर देना। फिर है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स, दो चीज़ों की तुलना करता है, थिंग्स, जो तुलना भी करता है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो आपस में रिलेटेड भी हैं।
मतलब वो आपस में संबंधित भी है, उनका आपस में एक संबंध भी है और उनकी दो चीज़ों की वो तुलना भी कर रहा है। ठीक है, मतलब एक चीज़ को दूसरे के समान बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर मान लो एक जैसे बता कि जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू जो है वो युद्ध का मैदान है ना। तो इस तरह से देखो दो चीज़ों का इन्होंने इसमें कंपैरिजन कर दिया। एक तो इंटरव्यू का कर दिया, दूसरा इसमें उसको बता दिया कि द वर्ड इंटरव्यूज़ आर बैटल फील्ड्स। मतलब जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ तो एक तरह से युद्ध सा ही फील होता है ना कि हम युद्ध ही लड़ रहे हैं जॉब के लिए। तो दो चीज़ों को ना एक कंपेयर कर दिया, तुलना के साथ साथ उसको, मतलब वो एक दूसरे के साथ भी हैं, अंतर संबंधित भी हैं और कंपैरिजन भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है कि इसमें ना दिस वर्ड यूजेस एग्जैजरेट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। मतलब कुछ ऐसा इसमें आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ जो एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव पैदा करने के लिए या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जताने के लिए, जगाने के लिए कुछ चीज़ों पर ये अतिशयोक्ति का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फीलिंग्स स्क्रीन पर ना लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फीलिंग्स को ना और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज सो हंग्री दैट आई कुड ईट पोटैटो या आई कुड ईट अ हॉर्स या आई एम सॉरी बट मतलब एक, या फिर जैसे मैंने तुम्हें बहुत कई सालों से नहीं देखा, या इतना गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा आया मुझे कि सच में फट जाऊंगा। तो इस तरह के वर्ड यूज़ करना, एक तरह से ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एग्जैजरेट करना, यहाँ पर ये हाइपरबोली के बारे में होता है। ठीक है, फिर है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं? पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास को हम कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे एक दार्शनिक अवलोकन होता है ना, फिलोसॉफिकल, जब एनालिसिस को व्यक्त करने के लिए कुछ विरोधाभासी कथनों का या सिचुएशन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊँ एक एग्जांपल के ज़रिए, जैसे कि यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी। ठीक है, या फिर स्पाइस डू नॉट लुक लाइक स्पाइसेस। ठीक है, एक और जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ कि यू आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। तो कुछ विरोधाभास जो होते हैं ना, उनको वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जो विरोधाभासी, जैसे ये है ना पैराडॉक्स, विरोधाभासी शब्दों को मिलाकर एक नया ही अर्थ बना देता है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो ऑक्सीमोरन एक तरह का अलंकार है जिसमें दो शब्द, कोई भी दो शब्द या फिर वाक्यांशों को मिला दिया जाता है और एक अलग ही जो है एक नया वर्ड बन जाता है ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेस थी। इसके अलावा भी आप अगर कुछ और इसमें डिवाइसेस ऐड करना चाहो तो वो भी एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। तो ये फिफ्थ हम कर रहे हैं, जैसे कि तो चार्ल्स लैम्ब की जो राइटिंग है ना, जो पोइट्री है, उसके जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो क्या है कि वो रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी टू कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। कहने का मतलब है कि ये जो चार्ल्स लैम्ब की जो लेखन शैली, वो क्या है कि इतिहास और जो पुरातन की जो समकालीन घटनाएं हैं ना, उनको आपस में जोड़ती है। और ये एक थोड़ी अलग सी ही ना व्यक्तिगत शैली, पर्सनल जो उनकी अपनी स्टाइल है, और एक डिफरेंट सी शैली का निर्माण करते हैं, और जो एक रोमांटिक, क्योंकि हम रोमांटिक एरा की बात करें, रोमांटिक आंदोलन को, मूवमेंट को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं जो हमें जो ये बताना है इसके बारे में, ठीक है, फैक्ट्स जो बताने हैं, तो सबसे पहला था नॉस्टैल्जिया एंड ह्यूमर। मतलब उनकी जो पुरानी यादें और जो हास्यास्पद चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो इसमें है कि जो लैम्ब का जो लेखन है, उनकी जो राइटिंग है, वो नॉस्टैल्जिक, वार्म और थोड़ा बोल सकते कि ह्यूमर से भरी हुई, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस हो गया। और कभी कभी ना कुछ पुरानी यादें या बचपन की पुरानी सीनरी या पुराने सीन, मतलब चाइल्डहुड दृश्य बोल सकते हो, उनको व्यक्त करता है। दूसरा विम्सिकल सरफेस।
विम्सिकल सरफेस क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि मनमोजी व्यवहार, मनमोजी सा कुछ, मैं लिख देती हूँ, मनमोजी होना, मनमोजी कह सकते हो। तो लैम के जो जो नॉवेल्स हैं ना, उनमें क्या है कि जो बेसिकली जो सरफेस एरिया पर, मतलब अगर ऊपरी स्तर पर अगर हम बात करें तो एक तो सनकीपन था उनमें थोड़ा सा, लेकिन उनके जो रोमांटिक जो आंदोलन की अभिव्यक्ति भी थी, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि उनके निबंधों में सतही तौर पर जो सनकीपन तो था, ठीक है। सनकीपन क्या होता है, अ विम्सिकल सरफेस, बट उसके साथ साथ वो एक, इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। पर्सनल स्टाइल, लैम स्टाइल वाज हाईली पर्सनल और मैनर्ड, ठीक है। पर्सनल थी और मैनर्ड स्टाइल थी उनकी अपनी। एंड ही यूज्ड वर्ड्स केयरफुली, तो वो अपनी लेखनी में जो वर्ड्स यूज़ करते थे ना, वो बहुत ही केयरफुली, ठीक है, यूज़ करते थे, ताकि उनके शब्दों से किसी को अफेक्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे या किसी की भावनाएं ना आहत हो। तो वांछित प्रभाव तो करते ही थे, ठीक है। शब्दों का तो शब्द शालीन थे, व्यक्तिगत उनका जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो शालीन थी, मैनर्ड थी, ठीक है। शब्दों का केयरफुली यूज़ करते थे और सावधानीपूर्वक यूज़ करते थे, ठीक है। अलोसिवनेस, अलोसिवनेस में संकेतात्मक शैली का यूज़ करते थे, संकेतात्मक, इसको आप सिम्बॉलिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है कन्वर्सेशनल ईज़, मतलब ये कन्वर्सेशनल है ना, एक कन्वर्सेशन से बना है, जैसे बातचीत, मतलब बातचीत, आसानी से बातचीत कर पाना, आसानी से बात करना। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि जो उनकी जो शैली थी ना, वो बातचीत पूर्ण, मतलब उनकी शैली में ना ऐसा कुछ टफ वर्ड्स नहीं थे, ना ही कोई एक जो शैली का तरीका था वो काफ़ी टफ था कि कोई समझ ही ना पाए या कोई उस पर बात ही ना कर पाए। तो उनकी शैली जो है वो आसानी से बात करने वाली थी, मतलब उस पर बात की जा सकती थी, और लचीला था। छोटे सरल और सीधे वाक्यों का वो यूज़ करते थे, है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी पर प्रोमाइस मास्टर्स, ठीक है। इसमें क्या था कि जो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में क्या था कि जो प्रोज, ये गलत टाइप हो गया, ये प्रोज आएगा, प्रोज मास्टर्स। इसमें क्या था कि लैम की जो स्टाइल थी ना, वो बेस्ड ऑन प्रोज मास्टर्स, जो 17th सेंचुरी की जो उस टाइम जो प्रोज के जो राइटर्स थे ना, उनकी शैली से प्रभावित थी। और वो कौन कौन थे, ब्राउनिंग, ठीक है, बर्टन एंड फ्यूलर, ये सारे नाम याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। 6th को छोड़ देते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। लास्ट कर लेते हैं, डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन द लाइफ स्केच ऑफ मैरी शेली एंड हर नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो राइटर और जो उनकी जो ये जो नॉवल है, इसके बीच में कनेक्शन बताना है आपने। लाइफ स्केच मतलब जीवन से संबंधित, कि क्या था उसमें, सब कुछ बताना है आपने उसके बारे में, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा बहुत लिख के तो आ नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत लिखोगे तो फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। चलो अब ये कर लेते हैं। तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैरी शेली एंड हर नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। तो मैरी शेली के जो जीवन की जो अनुभव रहे और उनकी जो फीलिंग्स रही, ठीक है, एक्सपीरियंसेस जो रहे और इमोशंस जो रहे, वो कई सारे एस्पेक्ट्स में झलकते हैं। और उनका जो ये नॉवल है उसमें भी काफ़ी सारी ये चीज़ें उनके उसमें जो है एस्पेक्ट्स जो नज़र आते हैं, इंक्लूडिंग द थीम, कैरेक्टर, सेटिंग और डिप्रेशन। ये 4 चीज़ों के बारे में फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। देखो, थीम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो थीम जो था इनके नॉवल का वो था कि अबाउट लॉस, गिल्ट, आई होप मैं अच्छे से लिख पाऊँ तुम्हारे लिए, और एंड द कॉन्शियसनेस, no sorry, consequences of defying nature are all inspired by Shelley's own life, ठीक है। कि एक तो लॉस के बारे में था, थीम जो थी ना इनके नॉवेल्स की, गिल्ट था उसमें, अपराध बोध, और जो प्रकृति का जो विरोध करने के परिणाम, प्रकृति का विरोध, ठीक है। इन 3 चीज़ों के जो परिणाम था, ये विषय थे उनकी शैली के, मतलब
जो ये इन्होंने लिखा हुआ ना फ्रैंकनस्टाइन, ये उनके विषय की थीम थी, जिसमें उन्होंने लॉस के बारे में लिखा, गिल्ट के बारे में लिखा और प्रकृति का विरोध। ये मेन जो थे सब्जेक्ट थे जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड थे। और ये भी माना जाता है कि जो उनकी मदर की डेथ हो जाती है ना, और उनके फादर के साथ कैसा रिलेशन था, और जो उससे पहले जो एक बच्चे की जो डेथ हो जाती है ना, तो और जो उसके बाद जो वो अपने पेरेंट्स से के मतलब गाइडेंस से अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है आपने। एक तो लॉस के बारे में लिखना है, एक जो अपराध बोध हो गया, प्रकृति का विरोध करने के परिणाम जैसे, ठीक है। ये सारे के सारे आपने थीम बताने इसमें। कैरेक्टर्स कौन कौन थे इसमें? जो फ्रैंकनस्टाइन का जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर था, तो द मॉन्स्टर इन फ्रैंकनस्टाइन इज़ वेल स्पोकन एंड इंटेलिजेंट। देखो कितनी फ़नी बात है ना, कि जो मॉन्स्टर था वो वेल स्पोकन था और इंटेलिजेंट था। डिस्पाइट हिज हिडियसनेस, मतलब उसमें हाँ बुराइयाँ थी काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी जो ये कैरेक्टर था मॉन्स्टर वाला, ये काफ़ी वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट टाइप का था। तो दिस कंट्रास्ट विद द लम्बरिंग मोस्टली नॉन वर्बल जायंट पोर्ट्रेट इन जो बोरिस जो कार्लोफ की जो बुक्स होती हैं ना, उनमें मोस्टली ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो जिनका रूपांतरण कर दिया जाता है, मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, गैर मौखिक जिसको बोलते हैं ना, विशालकाय, राक्षस तो विशालकाय होते हैं ना, तो उनका भी जो है एक तरह से पर्सोनिफिकेशन कर दिया यहाँ पर। फिर सेटिंग्स के बारे में क्या बताओगे? तो फ्रैंकनस्टाइन में जो स्कॉटलैंड जो है वो मेन जगह है, वहाँ पर उसको बनाया गया है स्कॉटलैंड को, जो उनकी राइटिंग द्वारा उनकी जो इमेजिनरी स्टोरीज़ हैं, मतलब उन्होंने स्कॉटलैंड में जितना भी अपना टाइम बिताया ना, वो इम्पोर्टेंट जगह इसलिए बन जाती है क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपनी जो काल्पनिक कहानियाँ, या फिर जो अपनी कहानियों में वो कल्पनाएं जो बताते हैं ना, उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो उन्होंने जो एक अच्छा खासा अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत किया था, जिसकी वजह से उनकी कहानियों में जो कल्पनाएं थी वो रियल कल्पनाएं थी, जिनका उन्होंने अपनी लेखनी में यूज़ किया। डिप्रेशन, अवसाद बोल सकते हैं जिसमें, तो अवसाद को इन्होंने फ्रैंकनस्टाइन ने जैसे उनकी जो मदर होती हैं, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और कोज्ड मतलब जो बेबी होने के बाद ना, जैसे उनकी मदर का जब बेबी होता है उसके बाद ही शायद 10 दिनों के बाद ही उनकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर एक इंसिडेंस ये भी था कि जो वो व्हेन शी वाज ऑफ 17 ईयर, तो उसी टाइम में 17 साल की उम्र में पर्सी बिशे शैली के साथ जो भाग गई थी अपनी वाइफ को छोड़कर। कई मतलब इस तरह के इसमें इंसिडेंट्स आपने बताने हैं। और पर्सी शैली जो 1822 में क्या होता है, वो डूब जाते हैं, है ना, और जो लॉर्ड बायरन बीमार पड़ जाते हैं और 1822 में क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी की सारी आपको ना इसमें बतानी है, तो ये कनेक्शन बताने हैं। तो कनेक्शन का मतलब एक तरह से ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और उससे भी ऊपर अगर कुछ सोच सकते हो तो ये बताना है कि आपने ये पूरा नॉवल ही बता देना है एक तरह से, थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में सब कुछ बताना है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। और चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।